गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज़ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो किस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी करती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे साइज़, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही एक मेजर रोल निभाता है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा आगे का जो टॉपिक है, मतलब कि जो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल है, उसको बेसिकली एक बेस देगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बन जाएगा और आगे चल के चीज़ें जो आएंगी उनको एक्सप्लेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लास्ट लेक्चर जो हमने करा था उसमें हमने ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स निकालना सीखा था। ठीक है, आई होप वो सबको समझ आ गया अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहले समझते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका यूज़ कहाँ है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो जो हमारा साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड ले लेते हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, और क्या बोलते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8, क्योंकि सेकंड पीरियड में एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक, दो आते हैं। तो एस ब्लॉक में दो एलिमेंट्स और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्लियर है? एक्सेप्ट नोबल गैसेस के लिए, दैट इज़ नियॉन। क्लियर? क्योंकि ये वैंडरवाल रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं, वैंडरवाल रेडियस में। ठीक है, पॉइंट आया समझ? ये क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। वैंडरवाल रेडियस का मतलब है कि नियॉन जो होता है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता। क्लियर है? या ना तो लैटिस बनाता है। लैटिस का मतलब नेचर में ऐसे इस तरीके से पैक होके एक बेसिकली कमरा बनाना और कमरे के बाद उसको रिपीट करते करते एक बिल्डिंग बना देना। ठीक है, तो बेसिकली जो नियॉन होता है, मतलब नोबल गैसेस होते हैं, वो वैंडरवाल रेडियस का मतलब दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब दूर दूर से अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी वजह से जो रेडियस क्रिएट होता है वो वैंडरवाल रेडियस कहलाता है। ठीक है, उसको हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे जब हम टॉपिक लेंगे एटॉमिक रेडियस वाला। तो बस ये ध्यान रखना कि नियॉन जो होता है, मतलब नोबल गैसेस जो होते हैं, वैंडरवाल रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि अभी जो हमने बात करी लैटिस वाली, लैटिस का मतलब एक तरीके से आप एक बिल्डिंग मान लो। ठीक है, और बिल्डिंग किससे बनती है, कमरों से। कमरे जो रिपीट होते हैं 3D में। और कमरे किससे बनते हैं, बेसिकली जो हमारी ब्रिक्स होती हैं। तो एटम्स को ब्रिक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स जब रखेंगे हम, और एटम्स जो होते हैं वो स्पेयर माने जाते हैं, तो इस लाइक हमारे जो ब्रिक्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, स्पेयर जैसे हैं। तो स्पेयर पे स्पेयर जब हम लगते जाएंगे तो जो हमारा एक 3D अरेंजमेंट बन जाएगा उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल को जब हम और रिपीट करते हैं 3D में, मतलब कमरे के ऊपर कमरे के ऊपर कमरा, तो बेसिकली क्या बनता है, लेटिस बनती है। तो लेटिस बना के कौन रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। कौन रहते हैं, मेटल्स। ठीक है ना, मेटल्स। तो मेटल्स में बेसिकली मेटालिक रेडियस होता है। कौन सा रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस। तो मेटल्स मेटालिक रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। नोबल गैसेस जो होते हैं वो आपकी कौन से रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं, वैंडरवाल रेडियस में। वैंडरवाल रेडियस के लिए दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। ठीक है, दूर दूर से रहते हैं। तो इनके बीच के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसका जो एवरेज होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम डायामीटर मान लें और उसको डिवाइड कर दें बाई 2 से, तो एवरेज जो हमारे पास आएगा रेडियस, वो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है। जबकि अगर मेटल का केस देखें तो मेटल में दो न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे से जो दूर है वो इतना नहीं है जितना यहाँ थे, क्योंकि यहाँ तो टच ही नहीं हुआ था, तो दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ कम से कम टच तो हो रहा है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दो एटम्स मेटल के, उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम। तो उसको डिवाइड जब हम करेंगे आधे से, तो बेसिकली जो रेडियस आएगा डायमीटर का आधा रेडियस जो आएगा वो भी बेसिकली क्या होगा, छोटा होगा। तो मेटल का रेडियस छोटा होगा, जबकि नोबल गैसेस का वैंडरवाल रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें कोवलेंट रेडियस होता है। कौन सा रेडियस, कोवलेंट रेडियस। कौन सा रेडियस, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है, जब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे में, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ओवरलैप कर जाती है। ठीक है, और फिर
दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, इतना कि वो एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं। इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस को मानने वक्त या फिर बताने वक्त हम ये नहीं एज्यूम करते हैं कि जो एटम्स हैं वो हार्ड स्पेयर्स हैं, नहीं। इसमें बेसिकली इसको एक ऐसा माना जाता है कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो एक कॉमन रीजन आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हो गई। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि दोनों के न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम हो गया, तो उसका जो हाफ होगा रेडियस वो और कम हो जाएगा, तो कोवेलेंट रेडियस और छोटा हो जाता है। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट होता है जो हम डिस्कस करते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट में हमारे पास मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स। तो मेटल्स का रेडियस बड़ा होता है क्योंकि वो मेटालिक रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस तरीके से होता है। फिर हम जब राइट में जाने लगते हैं तो नॉन मेटल्स आने लगते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, आपके कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। और कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है आइटम्स की, तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं, इसलिए उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज़ डायमीटर वो कम, तो रेडियस भी कम। बट अगर लेफ्ट टू राइट हम पूरा चलें तो नॉन मेटल्स के बाद अल्टीमेटली कौन आते हैं? नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी भी आपने नोबल गैसेस को मॉलिक्यूल बनाते हुए नहीं देखा होगा आपस में, ठीक है। तो इसी वजह से वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं वैन डर वाल रेडियस में। मतलब गैसियस होते हैं, तो गैसेस जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो कभी आके एक दूसरे की सरफेस को टच नहीं करते। टच कौन करते हैं? मेटल्स। और मेटल्स कौन सी फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? ज़्यादा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? कम है। जबकि इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? ज़्यादा, और फोर्सेस क्या होंगी? कम। गॉट इट? तो ये किसकी फॉर्म में रहते हैं? गैसेस फॉर्म में। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरली अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें तो मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले बड़े होते हैं एक पीरियड में। फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट में आते हैं, तो इसलिए वो कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं तो उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होने लगता है। और फिर हम बात करते हैं किसकी? नोबल गैसेस की, तो वो वैन डर वाल रेडियस में पार्टिसिपेट करते हैं। बोले तो दूर दूर रह के ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वो जो होता है वो वीकेस्ट होती है, और उनपे उनके वजह से जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका एवरेज डिस्टेंस भी ज़्यादा आता है और उसका हाफ करने पे रेडियस भी ज़्यादा आता है। तो ये एक रीज़न है क्यों हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज छोटा होता है और आखिरी में बढ़ जाता है। बट जेड इफेक्टिव बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं ऐसे हैं, वो बेसिकली इसलिए यूज़ होगा कि जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया कि मेटल्स जो होते हैं उनमें मेटालिक रेडियस होता है तो बड़े होते हैं, क्योंकि मेटालिक रेडियस का मतलब होता है कि सरफेस पे टच करना, तो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। नॉन मेटल्स का जो होता है कम होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ओवरलैप कर जाते हैं, तो एक दूसरे में घुस जाएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, तो जो होगा डायमीटर छोटा तो रेडियस भी छोटा। ये बात तो समझे कि मेटल्स बड़े क्यों हैं, नॉन मेटल्स छोटे क्यों हैं। पर हमें जो मेन फोकस करना है वो इस पे करना है कि क्यों जब हम नॉन मेटल्स में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नॉन मेटल ही आएगा, जब हम नॉन मेटल्स में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ क्यों छोटा हो रहा है? भाई सभी कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अगर सभी कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सब ओवरलैप कर रहे होंगे। अब सब ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर साइज़ क्यों छोटा हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर? तो उसके पीछे की जो वजह है वो कौन है? जेड इफेक्टिव है। कौन है? जेड इफेक्टिव। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस कोवेलेंट रेडियस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। क्या बात समझते हो? गॉट इट? क्लियर है? तो नॉन मेटल्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी साइज छोटा होता है, तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? ये वजह होती है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या चीज़, ठीक है। तो अभी हमने बेस बनाया कि इस टॉपिक की ज़रूरत क्या है। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी है वो आगे के टॉपिक है, दैट इज़ साइज़ का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में जो हमें पढ़ना है। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ढंग से। अभी हमने बस एक टॉपिक छेड़ दिया और ये बोल दिया कि ये टॉपिक से जेड इफेक्टिव पे जाना पड़ेगा, तो पहले क्यों ना जेड इफेक्टिव ही पढ़ लें, क्योंकि जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट हर ट्रेंड को एक्सप्लेन करने में यूज़ होता ही है ऑलमोस्ट। क्लियर है? ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक जेड इफेक्टिव है, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि अगर आप एक एटम में घुसो तो एटम के अंदर सबसे सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लियर है? अब एटम्स में न्यूक्लियस के बाहर कुछ हाइपोथेटिकल हम क्या मान के चलते हैं? शेल्स हैं, और उन शेल्स में बेसिकली कौन है? ऑर्बिट्स में
कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, क्लियर है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताई जाती है। तो अब बेसिकली लेट अस सपोज कि हमने एक एटम बनाया जिसमें हम सेंटर वाले जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में लेट अस सपोज कि हम ले लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बोले तो के शेल में 2 ऑर्बिट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर हम एल पे चले, उसमें हमने मान लिया 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लेते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डन। और एक और बना लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल बन जाएगा, कोई एक थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है, तो ये हो गया 2,8,1, बोले तो सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम, गॉट इट, क्लियर है। अब सोडियम के एटम को हम देख रहे हैं, तो सोडियम के एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 11 होता है, तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो उसका जो जनरल हम सोडियम लेके चलते हैं, उसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ आपका जो मास नंबर होता है वो 23 होता है, क्या होता है, 23। देखो एटॉमिक मास और मास नंबर भी दो अलग चीज़ें हैं, एक मास है एक नंबर है। तो बेसिकली जनरली क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो मास नंबर इनटू एमयू होता है, क्लियर है। और जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज भी होता है कभी कभी सारे आइसोटोप्स का, ठीक है। जबकि मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एडिशन करके जो नंबर आता है वो होता है किसी भी एटम के लिए। तो जो मास नंबर है सोडियम का वो कितना होता है, 23। तो 23 मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, दैट इज़ 11 Na23, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आएंगे, क्या, वो न्यूट्रॉन्स, तो 12 न्यूट्रॉन्स है, क्लियर है। तो जो 11 प्रोटॉन्स हैं वो अपने पॉजिटिव चार्ज से, मतलब 11 पॉजिटिव जो चार्ज है उससे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, क्लियर है, डन, ठीक है, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। बट अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये चार्ज लगा रहा है, मतलब जो ये फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन तक सेम नहीं पहुंचता, क्या बात समझते हो, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के सामने घूमते घूमते इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाता होगा, तो जब वो इसके सामने आ जाता होगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको शील्ड कर देता होगा। शील्ड का मतलब बेसिकली बीच में एक ढाल बन जाता होगा, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरी की पूरी इस तक नहीं पहुंच पाती होगी ढंग से, क्यों, क्योंकि बीच में ढाल आ गई। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि जो उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, कभी कभी मूव करते करते उसको शील्ड कर लेते हैं। जब वो शील्ड करते हैं तो इसका जो चार्ज है, जो ये न्यूक्लियस चार्ज मारता है, वो चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 r²। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, जो फिजिक्स बताती है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, यूनिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी आपका यूनिट चार्ज ले लो या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ पे Q1 Q2 जो हैं वो बेसिकली आपके चार्जेस हैं, ठीक है, 4π ये सब कांस्टेंट है, ε0 परमिटिविटी ऑफ मीडियम है जो वैक्यूम लिया जाता है जनरली, r का मतलब जो दोनों चार्जेस के बीच का रेडियस होगा उसका स्क्वायर होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिजिक्स में एक फॉर्मूला है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने के लिए। तो न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाह रही है वो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी कभी शील्ड हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो यहाँ तक जो पहुँच पाएगा वो एक्चुअली में उतना नहीं होगा जो ये लगा रहा है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखो, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस अगर इस इलेक्ट्रॉन को चाहे तो अट्रैक्ट जब करेगा तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। और जनरली अभी हमने जैसा डायग्राम बना रखा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं आ सकता है, पॉइंट आ रहा है समझ, इसके आने के चांसेस भी क्या है, निल है, क्या बात समझते हो, डन। बट जैसे कि आप जानते हो कि आगे चल के अब हमने जब पढ़ा था स्ट्रक्चर एटम जब तक ख़त्म होता है तो वो ऑर्बिट्स जो होते हैं ये जो ऐसे वाले
उसमें बेसिकली ऑर्बिट्स का जो पॉइंट है वो ख़त्म ही कर दिया था, सीधा ऑर्बिटल्स पे कूद गए थे। किस पे कूद गए थे? ऑर्बिटल्स पे। और बता दिए थे कि एस ऑर्बिटल जो है उस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब स्पेरिकल शेप में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं ऐसे कहीं भी। तो मतलब एस ऑर्बिटल में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन से दो, उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब अगर एक हमारे पास लेट अस सपोज कि ये सेंटर पे बिल्कुल न्यूक्लियस ले लेते हैं, और न्यूक्लियस के बाद अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के चांसेस इसके और इसके बीच में आने के भी हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर न्यूक्लियस के बाहर दो इलेक्ट्रॉन भी है, तो भी जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ तो शील्ड कर ही सकता है। ये भी एक पॉइंट लेके चलना है माइंड में। क्लियर है? आज के टॉपिक से ये कनेक्ट करेगा। हाँ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं और न्यूक्लियस पूरा हो, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से शील्ड करने के लिए कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो बीच में कहाँ से आएगा। पर अगर दो भी हो गए, दो इलेक्ट्रॉन भी, तो भी ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बीच में आने के चांसेस रख सकता है। हालांकि वो चांसेस नॉर्मल चांसेस से क्या होंगे? काफ़ी कम होंगे। गॉट इट? ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के लिए। चलो वापस से वो बना लेते हैं जो हमने सोडियम के लिए बनाया था। तो फाइनल टच देते हैं कि बेसिकली है क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो सेंटर वाले दो हैं, एक ये वाला और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये रहा, ठीक है। तो ये 10 हो गया और एक ये। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो चार्ज है जो एक्चुअली में जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं न्यूक्लियस से, वो एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर है? ना कि वो जो न्यूक्लियस उन पे लगा रहा है। क्लियर है? पॉइंट आ रहा है समझ? इसको ऐसे लेके चलो। देखो, मैं जो लेक्चर समझा रहा हूँ उसे न्यूक्लियर चार्ज मान लो, मतलब जो मैं तुम पे लगा रहा हूँ। क्लियर है? और जब तक ये तुम तक पहुँच रहा है तो काफ़ी शील्ड हो रहा है, मतलब कि जो तुम्हें समझ आ रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मान लो। मतलब जो एक्चुअली में तुम्हें समझ आ रहा है, और जो नहीं समझ आ रहा है वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं जो तुमको समझाना चाहता हूँ वो अगर मान लो 4 है, तो तुम जो समझ रहे हो अगर वो 3 है, तो वो जो बीच का एक है जो नहीं समझ आया, जो शील्ड हो गया, वो क्या है? शील्डिंग है, मतलब कि वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स या चार्ज लगाता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, वो न्यूक्लियर चार्ज होता है। बट जो उन्हें एक्चुअली में मिलता है, जो उन तक पहुंचता है, वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बीच में जो ख़त्म हो रहा है वो क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझते हो? ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाते हैं, और ये जो इस पे फोर्स लगाता है या न्यूक्लियर चार्ज लगाता है उसको क्या कर लेते हैं? शील्ड। क्लियर है? जिसकी वजह से ये जितना लगाता है वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो जो वहाँ तक पहुँचता है उसे ही कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गॉट इट? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो ऐसे मान लो कि एक टीचर है, उसके सामने फर्स्ट रो में बच्चे बैठे हैं, सेकंड रो में बच्चे बैठे हैं, थर्ड रो में बच्चे बैठे हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे और बच्चे बैठे हैं, और ऐसे और बच्चे बैठे हैं। तो अब जो लास्ट रो वाले बच्चे हैं उनको अगर टीचर को देखना है तो इस रो और इस रो में जो बच्चे बैठे हैं उनसे बच के देखना पड़ेगा। इस एक ऐसा एंगल बनाना पड़ेगा जिससे वो बीच में ना आए। क्लियर है? और जो ये टीचर है वो जो भी आउटपुट दे रहा है, मतलब जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वो सबसे अच्छा किसे विजिबल होगा? फर्स्ट रो को। उसके बाद थोड़ा सा शील्ड होके कहाँ तक पहुँचेगा? सेकंड रो। और उससे भी ज़्यादा शील्ड होके कहाँ तक पहुँचेगा? थर्ड रो। तो बेसिकली जो भी इसका आउटपुट यहाँ तक पहुँचेगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ तक कह सकते हो, यहाँ तक मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन को तुम देख रहे हो वहाँ तक जो पहुँच रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जो ये लगा रहा है वो न्यूक्लियर चार्ज है, और जो बीच में वेस्ट हो रहा है वो शील्डिंग है। क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट कह सकते हो। गॉट इट? तो इस तरीके से इसका मतलब सुनते वक्त ये समझ आ गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक फॉर्मूले से बताना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 3 चीज़ें थी, एक जो लगाता है, एक जो माइनस होता है, और एक जो पहुंचता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्टिव, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला है किसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का। क्लियर है? डन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब है चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन।
जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, मतलब जिसको आपको एक्चुअली में चेकआउट करना है कि इस पे कितना पहुंच रहा है, इंटेरोगेटेड। ठीक है, ठीक है। जेड, चार्ज अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस चार्ज अप्लाई कर रहा है, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज लिख देता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। क्यों होता है एटॉमिक नंबर के बराबर? क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, और उसी पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट। मतलब जो जिस इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हो और जो न्यूक्लियस चार्ज लगा रहे हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक कर रहे हैं या शील्ड कर रहे हैं, वो शील्डिंग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट होता है। क्या बात समझते हो? तो ये पूरा का पूरा जेड इफेक्टिव है। क्लियर है? तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जेड बढ़ता है। क्लियर है? बट अगर जेड बढ़ेगा, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, बोले तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो वैसे ही उसको न्यूट्रल करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। क्लियर है? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल में ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से उतना ही उसको ज़्यादा शील्डिंग भी मिलेगी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब जो शील्डिंग है वो भी बढ़ेगी और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। अब अल्टीमेटली अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो जो ज़्यादा बढ़ा उसमें से जो कम बढ़ा उसको माइनस करके जो एक्चुअली पहुंचता है वो क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है। क्या ये बात समझते हो? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, ध्यान रखना। अब इसको बेसिकली समझाने के लिए जो हमारा लॉ है, रूल है कि जेड इफेक्टिव निकालते कैसे हैं न्यूमेरिकली, ये टॉपिक वैसे तो कम आता है एग्ज़ाम्स में, अच्छे लेवल पे ही आता है। मतलब जो मतलब ये फार्मूला तो है हर जगह, बट इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्लेटर्स रूल से क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं। किससे? स्लेटर्स रूल से। मतलब जो हमें टॉपिक पढ़ना है, जो रूल हमें पढ़ना है वो कौन सा रूल है? स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल जेड इफेक्टिव के ऊपर न्यूमेरिकल्स को डील करता है। ठीक है? हालांकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली अच्छे लेवल पे ही आते हैं। मतलब जैसे आप अच्छे अच्छे जगह के पेपर्स करोगे, एलएन के पेपर करोगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पेपर करोगे, नारायणा, फिटजी, तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। नीट में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ही कम पूछा गया है आज तक, या मेंस की बात भी अगर हम कर लें तो बहुत कम। ठीक है? एडवांस के बाद बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो इतने छोटे टॉपिक पे वो जाए ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है? बट हाँ, इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इसी से सब कुछ समझ आएगा। क्लियर है? तो बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो पहले तो आपको ये समझ आ गया क्योंकि जेड इफेक्टिव होता क्या है, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी बेसिकली क्या होगा कि आपका शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। शील्डिंग कांस्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप देख रहे हो, क्लियर है, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो बेसिकली क्या करेंगे? शील्ड करेंगे। मतलब बीच में आएंगे तो मतलब दीवार बनेंगे, और दीवार बनेंगे तो बेसिकली यहाँ से जो न्यूक्लियर चार्ज भेज रहा है वो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने में बहुत ही क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा। डन? क्या बात समझती हो? ठीक है? हालांकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती हैं, और ये बात मतलब एक तरीके से वेरी कर जाती है कि हाँ, जितना आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ही अगर आप सोच रहे हैं कि शील्डिंग बढ़ेगी, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो भी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है? अच्छा, शील्डिंग कांस्टेंट को कभी कभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। भाई शील्ड करो चाहे स्क्रीन करो, बात तो एक ही है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना? एक जनरल ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अभी जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा था उसी के लिए है ये, कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? सिग्मा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिग्मा जो होता है, मतलब शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब जो शील्ड करता है, जो दीवार बनता है, वो कौन होता है? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका? पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का, फिर डी ऑर्बिटल का, और फिर एफ ऑर्बिटल का। मतलब जो शील्डिंग की पावर है, शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? एस ऑर्बिटल की, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इसे याद कैसे रखना है अपने माइंड में? देखो ऐसे याद रखना है। देखो, जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के सबसे पास ऑर्बिटल कौन होता है? एस ऑर्बिटल होता है। तो जितना पास है उतना ज़्यादा शील्ड कर सकता है। क्या ये बात समझते हो? जैसे नोटिस करने के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान है,
ये कोई एक्स इंसान है, ठीक है। अब इसने मुझे बॉडीगार्ड के लिए रखा है, क्लियर है, कि हाँ मुझे इसे बचाना है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है, तुम्हें तो मेरा हाथ ही बचा लेगा। देखो हाथ मेरा कितना छोटा सा है, पर इसके बहुत पास है, तो इसे पूरा ढक लिया। अब कोई इसे देख ही नहीं सकता, तो इस पर अटैक क्या करेगा, ठीक है, पॉइंट आया समझ। अब इसने कहा कि अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, तो तुम तो मुझे सिर्फ हाथ से ही बचा लोगे। मैंने कहा नहीं, मतलब अगर आप चाहो तो मेरे पास और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उससे भी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो उसने कहा क्या है। मैंने कहा जी मेरे पास बचाने के लिए आपको एक बुक भी है, लेट अस सपोज मेरे पास एक बुक है। तो मैंने कहा इससे मैं बचाऊंगा, पर इस बुक के बड़े होने से हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसे ज़्यादा बचा सकते हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने। देखो जो हाथ था वो पास था, हालांकि वो छोटा था, पर उसने शील्ड पूरा कर लिया था। अब ये बुक बड़ी है, बट बेसिकली क्या ये दूर है। अब दूर है तो कोई यहाँ से अटैक कर सकता है। अब अगर वो वहाँ से अटैक कर रहा हो तो मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो यहाँ से अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब चीज़ बड़ी होने से कोई मतलब नहीं होता। अगर वो डिस्टेंस पे जा रही है तो उसके शील्ड करने के चांसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पॉइंट आता है समझ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं एस ऑर्बिटल बेसिकली बहुत ही कंस्ट्रेंट होता है, छोटा सा होता है, स्पेरिकल, जबकि पी जो होता है डिफ्यूज्ड, फैला हुआ होता है, और जो डी होता है वो और फैला हुआ होता है, और एफ जो होता है वो और फैला हुआ होता है। बट डिस्टेंस भी तो बढ़ता है भाई, न्यूक्लियस से जितने पास एस ऑर्बिटल आता है, पी उससे थोड़ा दूर पे अवेलेबल होता है, डी और दूर पे अवेलेबल होता है, और एफ और दूर पे अवेलेबल होता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो साइज़ बढ़ने की वजह से भी उतना अच्छा शील्ड नहीं हो पाता है जितना अच्छा किससे शील्ड हो जाएगा, छोटा हो पर पास हो, जैसे एस ऑर्बिटल। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे बढ़िया क्यों है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। और अगर थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा, तो एस ऑर्बिटल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सॉरी, एंगुलर नोड नहीं होता है। रेडियल नोड 1s में नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 1s में रेडियल नोड नहीं होता, बाकी सब में रेडियल नोड्स आने लग जाते हैं 2s 3s में। बट एंगुलर नोड किसी में भी नहीं होता, किसी भी एस ऑर्बिटल में। तो एंगुलर नोड L इक्वल्स टू जो हमारा 0 होता है, किसी भी एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स में। तो इसमें एंगुलर नोड जो होते हैं वो एक होते हैं। कितने होते हैं, एक। नोड का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो। तो सोचो कि अगर मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है जो कि डंबल शेप में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन लोब्स में ज़्यादा है और जो सेंटर है वहाँ पे कम है, और यहाँ पे मान लो कि न्यूक्लियस है, इस लड़के की जगह मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस रख दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर है और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर इसे खींचना चाहता है तो यहाँ से फोर्स लगा के खींच ही सकता है। तो इसका मतलब ये ढंग से तो शील्ड कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं शील्ड कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम। तो ये जगह ऑलमोस्ट खाली सी हो गई, तो इस जगह से ये इसको खींच लेगा, तो शील्ड उतना अच्छा नहीं कर पा रहा पी ऑर्बिटल। जबकि अगर मैं एस ऑर्बिटल को देखता तो वो तो स्पेरिकल होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल। तो लेट अस अज्यूम कि अगर वो स्पेरिकल है, क्या है, स्पेरिकल, तो न्यूक्लियस को हर जगह से उसने ऐसे स्पेयर फॉर्म में घेर रखा होगा। क्या बात समझते हो। फर्स्ट ऑर्बिट में जो बेसिकली एस ऑर्बिटल होगा, लेट अस सपोज वो बेसिकली इस तरीके से एक स्पेयर बना के चल रहा है। तो स्पेयर बना के चल रहा है, तो स्पेयर में तो कोई ऐसी जगह ही नहीं होती जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। क्या बात समझते हो। तभी तो उसमें एंगुलर नोड जो होता है वो कैसा होता है, जीरो। तो लेट अस सपोज कि हमने इसके सामने एक स्पेयर रख दिया, तो स्पेयर रख दिया तो बेसिकली न्यूक्लियस स्पेयर के बीच में छुप गया। क्लियर है, ऐसे तीनों बिल्कुल ऐसे आ गया, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सामने आ गया स्पेयर, उसने उसको ढक लिया। क्लियर है। तो बेसिकली ऐसा स्पेयर है, थी ना, सर्कल नहीं है, स्पेयर है, तो पूरा ढक लिया उसने उसको। तो न्यूक्लियस को पूरे स्पेयर ने ढक लिया। क्या बात समझते हो। तो अगर न्यूक्लियस को पूरे स्पेयर ने ढक लिया तो इस पूरे स्पेयर में कोई ऐसा एंगल नहीं है जहाँ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींच सके। तो शील्ड बहुत अच्छा हो गया। क्या बात समझते हो। और 1s तो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, उसमें तो रेडियल नोड भी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें नोड से नहीं है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिमम हो, वो बहुत ही कम है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा गैप ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अगर एस ऑर्बिटल आ गया तो वो बिल्कुल ढंग से क्या कर लेगा, दीवार बना देगा, बोले तो स्क्रीन कर लेगा या शील्ड कर लेगा। जबकि अगर हम पी ऑर्बिटल्स में चलते हैं तो उसमें एक गैप हो जाएगा, दैट इज एंगुलर नोड। डी ऑर्बिटल में चलते हैं तो उसमें और गैप्स आ जाएंगे, डबल डंबल शेप होता है उसका। कैसा शेप होता है, डबल डंबल। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी ये दो प्लेन्स हो गए आपके, जहाँ पे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, मिनिमम हो गई। क्लियर है। तो यहाँ से आपका न्यूक्लियस जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है, ये जो गैप बच गया। और इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ होती है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ से वो आपको उसको अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब ये डी ऑर्बिटल बड़ा तो है, फैला हुआ तो है, बट इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छा रोक नहीं पा रहा है हमारे से अट्रैक्ट होने से, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट होने से। तो इसकी शील्डिंग क्या हो गई, बेकार हो गई।
क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, फ्लावर शेप होता है। कैसा शेप, फ्लावर शेप, ठीक है। हालांकि उसमें जो होते हैं बेसिकली 6 पेटल फ्लावर्स भी होते हैं, 8 पेटल्स फ्लावर्स भी होते हैं। मतलब जब उसके ऑर्बिट, वैसे हमारे वो स्टडी में नहीं है, बट अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 6 पेटल फ्लावर्स और 8 पेटल फ्लावर्स, ये 2 टाइप उसकी शेप हो सकती है ना। 8 पेटल फ्लावर्स और 6 पेटल फ्लावर्स, गॉट इट, क्लियर है। और एक जो स्पेशल वाला होता है वो तो ऐसा होता ही है, उसमें बेसिकली जैसे डी होता है, उसमें हमारे पास जो एफ होता है वो भी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसा ये हो गया। तो जब हम डी ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसा सा होता है। डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर जो होता है वो ऐसा सा होता है, जबकि एफ ऑर्बिटल्स जो होता है एफ जेड क्यूब जो होता है वो बेसिकली ऐसा सा होगा, क्लियर है। तो ऐसा सा उसका शेप होता है। तो एफ के जो ऑर्बिटल के शेप होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। हालांकि ये हमारी स्टडीज़ में ढंग से नहीं है, ठीक है, तो इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। पर हाँ, ये फ्लावर शेप होते हैं। तो अगर मैं फ्लावर शेप की बात करता हूँ, लेट अस सपोज ऐसा मैंने एक फ्लावर ले लिया, तो इसमें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से बेसिकली गैप है और हम बेसिकली निकल के जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब हमारा जो फोर्स है जो यहाँ से न्यूक्लियस लगा रहा है, जो चार्ज है वो यहाँ से गैप्स में से निकल के इलेक्ट्रॉन्स को इससे अट्रैक्ट होने के लिए क्या कर सकता है, मजबूर कर सकता है। इसकी शील्डिंग क्या हो गई, और ही पुअर हो गई। क्या हो गई, पुअर, क्लियर है। और इसमें जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, गॉट इट, क्लियर है। तो नोड्स के बेसिस पे भी हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा अच्छा शील्ड करता है, फिर पी ऑर्बिटल्स, फिर डी ऑर्बिटल्स और फिर एफ ऑर्बिटल्स। तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया कि सबसे अच्छा शील्ड कौन करेगा, एस ऑर्बिटल, फिर कौन, पी ऑर्बिटल, फिर कौन, डी ऑर्बिटल और फिर कौन करेगा, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जाके जब हम ट्रेंड्स एक्सप्लेन करेंगे तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो Z इफेक्टिव है वो Z माइनस सिग्मा होता है। तो सबसे इन सब में कंपेरेबली सबसे ज़्यादा सिग्मा कौन सा लगाता है, एस ऑर्बिटल, फिर कौन लगाता है, पी, फिर कौन लगाता है, डी और फिर कौन लगाता है, एफ। तो दिस इज पॉइंट विच इज़ एक्सप्लेन्ड अभी थोड़ी देर पहले, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हम सब न्यूमेरिकल करेंगे, Z इफेक्टिव पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उसे स्लेटर्स रूल कैसे एक्सप्लेन करता है, ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लेटर्स रूल हमको पढ़ना है। स्लेटर्स रूल Z इफेक्टिव निकालने में हमारी मदद करता है। और स्लेटर्स रूल 2 पार्ट में बांटा गया है। एक Z इफेक्टिव निकालना है अगर S या P इलेक्ट्रॉन्स का, S या P वाले इलेक्ट्रॉन्स का, उनके लिए। और एक Z इफेक्टिव इसने निकालने का तरीका बताया है D या F ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, उन पे निकालने का Z इफेक्टिव। क्या बात समझते हो। तो 2 कैटेगरी में स्लेटर्स रूल बढ़ जाता है। तो पहले हम S और P वाला करते हैं, फिर D and F वाला करेंगे और फिर एक क्वेश्चन कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लेटर्स रूल जो है वो हम Z इफेक्टिव निकालने के लिए S और P इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्लेटर रूल फॉर S and P इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट, क्लियर है। और रूल क्या है, पहला रूल, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंटेरोगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इंटेरो मतलब जिस पे हम इसको, मतलब जिसको हम देख रहे होंगे, तो इंटेरोगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होगा मतलब जिस पे हमारा फोकस होगा, तो आप इसे मान लो फोकस्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्लियर है, वो किसी एक बेसिकली क्या होगा, एक प्रिंसिपल शेल में होगा। बोले तो उसका वो जिस भी शेल में होगा उसका कुछ n होगा, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बिलोंग करते होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बिलोंग करते होंगे वो सब 0.35 का सिग्मा लगाएंगे, क्लियर है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू में 0.35 हो जाएगा सिग्मा निकालने के लिए। सेकेंड, जो n-1 ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n-1 जो हमारे पास हैं, जो हमारे ऑर्बिट्स को बताएंगे, किसको बताएंगे, ऑर्बिट्स को। तो n-1 वाले जो ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि हमारे पास जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से 1 माइनस करने पे जो हमारे पास आएंगे, उस ऑर्बिट से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते होंगे बेसिकली वो कितना सिग्मा लगाते हैं, 0.85। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 0.85 का स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाते हैं, क्लियर है, पॉइंट आता है समझ। और फिर तीसरी कैटेगरी है जो n-2 और फर्दर है, ठीक है, जो n-2, याद रखना कि हम दूर नहीं जा रहे, हम पास आ रहे हैं। देखो जो सबसे दूर है वो जो शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 0.35। क्या बात समझते हो, ठीक है, समझ रहे हो उस बात को।
और उसके पहले जो हैं वो क्या लगा रहे हैं, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, कितना, n-2 और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे n-2 और उससे कम वाले, मतलब n-3 n-4 अगर होंगे तो वो कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाएंगे, 1 स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाएंगे। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल रहा है। देखो सबसे बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम शील्डिंग लगा रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर F आता है, तो इसका मतलब जो सबसे बाहर वाले हैं वो कम लगा रहे हैं, मतलब F और D वाले। उससे पहले वाले जो हमारे S और P वाले हैं वो ज़्यादा लगा रहे हैं, और पहले आएंगे तो S के मिलने के चांस सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा लगाएगा। तो जस्ट अ पॉइंट कि हाँ ये ऐसे भी मैच कर रहा है। गॉट इट, क्लियर है? तो ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक्सेप्शनल रूल ये है, सिर्फ एक ही एटम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एक एटम का मतलब जिनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है कि अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पूरे आयन में या एटम में, तो सिंपल, जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा 0.30 का शील्डिंग लगाएगा। कितना लगाएगा? 0.30 का। क्या बात समझते हो? ये ध्यान रखने का है, ठीक है, डन। और ये सिर्फ उसी केसेस में लगेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम इंटेरोगेट कर रहे होंगे, बोले तो फोकस करके इस पर हम निकाल रहे होंगे Z इफेक्टिव, और ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस और जिस पे हम निकाल रहे हैं उनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, और वो हमेशा कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाएगा, दैट इज़ 0.30। क्या बात समझते हो? तो ये जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, किसके लिए? S और P इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर आप क्या निकाल रहे हो, Z इफेक्टिव, किससे? स्लेटर्स रूल से, ठीक है, डन। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले पॉइंट को ले लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, उसको डिस्कस करके साइड करते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास हीलियम है। क्या है? हीलियम। तो हीलियम का हमारे पास एटम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने आपको चक्र भी बता ही रखा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखने का है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, ठीक है। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे आपको क्या निकालनी है? Z इफेक्टिव निकालनी है, मतलब उस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुँच रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, बोले तो एटॉमिक नंबर, वो कितना हो गया जी? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब बात करते हैं सिग्मा निकालना है। कितना निकालना है? सिग्मा। तो अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो उसमें एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और है, और अगर s ऑर्बिटल में ही है वो, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो देयर इज़ अ चांस कि एक के सामने एक भी फॉल कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके का जो है माहौल बना के हम सोच रहे हैं। क्या बात समझते हो? ठीक है, लेट अस सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये कितना स्क्रीनिंग अप्लाई करता है इसके और इसके बीच में। तो हमने बोला कि 0.30 अप्लाई करता है, तो आपको यहाँ पे क्या रख देना है? 0.30। तो आपके पास कितना आएगा? 1.7। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया? जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन था उसने, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे अपने ऊपर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है? 1.7 का। क्या बात समझते हो? क्लियर है? ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट आया समझ? पक्का? तो ये ध्यान रखने का है। क्लियर है? तो ऐसे Z रखते हैं, Z एटॉमिक नंबर होता है, सिग्मा ऐसे निकालते हैं। अभी हमने एक ही टाइप का सिग्मा निकाला है, ये स्पेशल केस के लिए। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1.7। ये तो फिक्स ही हो गई बात। तो हीलियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा 1.7 आएगा। अगर एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। अब लेट अस सपोज किसी ने बोल दिया कि जी लिथियम पॉजिटिव आयन है, तो लिथियम पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? 1s2। बट अब अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिस्टम तो ऐसे ही बनेगा, बट उसका जो न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, क्योंकि लिथियम है। तो 3 सिग्मा इतना ही अप्लाई करेंगे, सिग्मा 0.3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सिग्मा हमेशा कितना अप्लाई करेगा? 0.30। तो याद रखना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.7, क्योंकि ये 3 हो गया। क्लियर है? तो अगर हीलियम है तो हीलियम के लिए हमेशा कितना रहेगा? 1.7। पर अगर मान लो कोई और
आयन है, एटम है तो हीलियम ही हो सकता है तो 1.7 रहेगा, पर कोई आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं लास्ट में, तो बेसिकली उसका z वेरी करती जाएगा। इसी वजह से सिग्मा फिक्स रहेगा, सिग्मा 0.30 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, तो सिग्मा फिक्स है 0.30। z वेरी कर सकता है अगर एटम नंबर वेरी कर रहा है तो, और अगर वो वेरी कर रहा है तो z इफेक्टिव भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे बेरिलियम 2 पॉजिटिव ले लेता हूँ तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन भी 1s2 ही रहेगा। क्या बात समझते हो? तो इसका मतलब उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस जो है वो जब अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बीच में आ सकता है शील्ड करने, और वो जो शील्डिंग लगाएगा वो हमेशा कितनी लगाता है, 0.30। तो बेसिकली यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 4 हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 माइनस 0.30 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3.7। इसी वजह से हम रिमेंबर हमेशा कि अगर मैं कंपेयर करूँ हीलियम, लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2 पॉजिटिव, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का, उसके बाद लिथियम पॉजिटिव का, उसके बाद हीलियम का। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो जेड इफेक्टिव से आपका सॉल्व हो गया। क्या ये बात समझते हो, है ना? पॉइंट क्लियर है? तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है जबकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। लिथियम पॉजिटिव का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है जबकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और तीसरा जो है हीलियम, उसका भी जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो गए। कौन सी स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो साइज़ होता है वो P/E से कंपेयर होता है। किससे, P/E से। P/E रेशो दैट इज़ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो। अगर P/E रेशो ज़्यादा तो साइज़ छोटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो जिसका प्रोटॉन बढ़ेगा उसका साइज़ क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसका है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का जो प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में मतलब सब में सेम ही है, तो P/E रेशो सबसे ज़्यादा किसके लिए हो गया, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए। तो इसलिए उसका साइज़ क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और उसको अंदर से एक्सप्लेन किया किसने, जेड इफेक्टिव ने। ये तो भाई एक रेशो से हो गया एक्सप्लेन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक्चुअली में जो चल रहा है वो ये सब चल रहा है। गॉट इट, क्लियर है, पक्का, डन। तो इस तरीके से हमने पहला टाइप का न्यूमेरिकल किया जो 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए था। गॉट इट, क्लियर है? तो अब हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बाकी टाइप, मतलब बाकी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत छोटा सा एग्जांपल था जो एक्सेप्शन टाइप था। ठीक है, चलो और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अब हम और न्यूमेरिकल्स करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ठीक है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का था। अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। ठीक है, क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे हम वो निकालेंगे, जेड इफेक्टिव, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स पे। और लेट अस सपोज किसने बोला पोटेशियम, तो हमने कहा ठीक है, कहता पोटेशियम का जो 4s में इलेक्ट्रॉन है, किसमें, 4s में, उस पर आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन। चलो करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आई होप कॉन्फ़िगरेशन सबको करनी आती है। चक्रव्यूह ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। नंबर मैंने आपको बताया था, एस के आगे तो सीधा लाइन से लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7। पी के आगे भी 2 से स्टार्ट कर देना, 2 3 4 5 6 7। डी के आगे 3 से स्टार्ट कर देना, जहाँ से डी स्टार्ट है वहाँ 3 से स्टार्ट कर देना, 3 4 5 6। सॉरी, ये तो एफ है, यहाँ पे 5 6। और एफ के आगे 4 से स्टार्ट कर देना, 4 एंड 5। क्लियर? तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो इस पे भरते जाना अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल, मतलब कि ऑफ बाउ रूल भी मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे भरते जाना। क्लियर है? सांप सीढ़ी सिखाओ तो सांप सीढ़ी स्टाइल से, और ऐसे तो ऐसे भरते हैं। ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट है। गॉट इट? तो ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं। डन, तो ये हमने कर दिया। चलो भाई रेडी हैं हम। तो सबसे पहले 1 वाले लेके हमने, फिर 2 वाले लेके, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, जैसे हमें लिखना चाहिए, क्योंकि पहले 1 वाला शेल आएगा, फिर सेकंड, शेल का मतलब ऑर्बिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे मान सकते हो ना, शेल को शेल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जेड इफेक्टिव निकालना है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इस पर निकालना है तो शील्डिंग कौन करेंगे, बाकी सारे, तो इतने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन जिस पे निकालना है हमें, उसका n कितना है, 4 है। ठीक है, अब अगर मेरे को इस पर निकालना है तो n4 वाला और कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, इसका मतलब इस बार 0.35 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल रहे हैं उसके n को रखते हुए कोई भी और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पॉइंट आया समझ? गॉट इट? क्लियर है? तो 0.35 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब
n-1 वालों की बात करते हैं, तो n-1 वालों मतलब 3 वाले, तो 3 वाले हमारे पास कितने हैं, 2 और 6 8, तो 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.85 से। क्लियर है। तो 0.85 का जो डबल होता है वो 1.7 होता है, तो 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो। तो 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 4 1 4 6 6.8 आ गया। क्लियर है। तो 6.8 आ गया, तो इन्होंने मिला के कितना शील्डिंग लगाया, 6.8। चलो आगे चलते हैं। अब ये थे n-1 वाले, क्योंकि n4 था तो n-1 वाले ये थे, तो n-2 और उससे पहले जितने भी होते हैं, रूल यही है कि n-2 एंड बियॉन्ड, तो n-2 और उससे पहले वाले जितने भी हैं, मतलब कि 6 और 4 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना शील्डिंग लगाते हैं, कांस्टेंट 1 1, तो इनको मिला के कितना आ गया 10, तो टोटल शील्डिंग कितना हो गया 10 प्लस 6.8 16.8। गॉट इट, ये आ गया टोटल सिग्मा। गॉट इट। तो z इफेक्टिव कितना आएगा, z माइनस सिग्मा, z कितना है 19, ठीक है, और सिग्मा कितना है आपका 16.8, तो z इफेक्टिव कितना आया आपका 2.2। क्लियर है, पक्का। तो इस तरीके से हमको ये सीखना था, ठीक है, डन। अच्छा चलो क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक और एग्जांपल लेके अच्छा वाला इंटरेस्टिंग वाला केस करते हैं, या फिर एक और एग्जांपल करा ही देता हूँ इसी टाइप का और, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं लेट अस सपोज हमने ले लिया फॉस्फोरस ले लेते हैं। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉम नंबर 15 होता है। क्लियर है, तो कितना है 15 होता है, ठीक है। तो 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, ये हो गया। और हमें 15 तक जाना है, तो यहाँ तक 3p6 में पहुँचने की बात तो है नहीं, 3p3 में ख़त्म हो जाएगा। तो लेट अस सपोज किसी ने आपको बोल दिया कि 3p के एक इलेक्ट्रॉन पे आपको z इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3p के एक इलेक्ट्रॉन पे z इफेक्टिव निकालना है तो बचे कितने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर है। अब जिस पे आपको निकालना है उसका n कितना है 3, तो n3 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होंगे 0.35 से। n-1 वाले कितने हैं, मतलब 3 माइनस 1 2 वाले कितने हैं 8, तो 8 मल्टीप्लाई होंगे किससे 0.85 से। गॉट इट। और जो बचे उससे पहले वाले, मतलब ये है n वाले, ये है n-1 वाले, और ये n-2 या उससे पहले वाले, ठीक है, वो कितने हैं 2, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे 2, तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया आपके पास, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने, 6.8 आया था, आई होप सो, हाँ 8540 सही, 6.8 है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएगा 0.3 0.7 1.4 आ गया। क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 8.8 9.2 10.2, तो 10.2 आ गया आपका सिग्मा। क्लियर है, कितना आ गया 10.2 सिग्मा आ गया। देखो 6 और 2 8 हो गए, 8 और 1 9 और ये हमारे पास 1.2 आ गया, 10.2 हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सिग्मा। अब इस पर जेड इफेक्टिव निकालेंगे, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है फॉस्फोरस का 15 और सिग्मा कितना है 10.2, तो हमारे पास कितना आ गया 4.8। गॉट इट। क्लियर है। इस तरीके से डन। तो ये आपका पहला टाइप का, समझ सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। तो पहला टाइप तो वो एक्सेप्शनल वाला था, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये हो गया सेकंड टाइप का। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़े थर्ड टाइप पे चलते हैं। कभी कभी वो आपको कुछ ऐसी बातें करके भी बोलेगा, जैसे मान लो उसने बोला कि लेट अस सपोज उसने बोला कि कॉपर ले लेते हैं, है ना, कॉपर। तो कॉपर जो है वो 29 होता है। तो सबसे पहले बोलेगा कि कॉपर के जो 4s में इलेक्ट्रॉन है उस पर शील्डिंग निकालो। क्या निकालो? शील्डिंग। कॉपर का जो 4s में इलेक्ट्रॉन है उस पर जेड इफेक्टिव निकालो। क्लियर है। डन। हमने ठीक है निकाल देंगे। हमने लिखा जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। क्लियर है। पॉइंट आया समझ। जेड कितना है आपका 29, सिग्मा हमें कैलकुलेट करना होता है। भाई लेटेस्ट रूल तो सिग्मा ही निकालना सिखा रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है कॉन्फिगरेशन। चलो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये होती है कॉपर। एक्सेप्शनल होता है ना। तो 4s में 2 3d में 9 नहीं होते, एक जम करके एक्सचेंज एनर्जी बढ़ा देता है और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाता है। तो ये एक्सेप्शनल वाला जो पॉइंट है वो आ गया। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको इस पे क्या निकालना है, दैट इज़ निकालना है जेड इफेक्टिव।
तो ध्यान रहे कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरीके से लिखी हुई है ये सही पैटर्न नहीं है, क्योंकि अगर हम एटम के अंदर जाएँ तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट आएगी, फिर सेकंड ऑर्बिट आएगी, फिर थर्ड ऑर्बिट आएगी। ये भी थर्ड ऑर्बिट का ही है, बस इसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्या बात समझते हो? डिस्टेंस तो उतना ही है, थर्ड ऑर्बिट में डी का एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। डिस्टेंस तो 4 से कम ही है, फोर्थ ऑर्बिट बाद में आएगी, पहले थर्ड ऑर्बिट तो पूरी कंप्लीट होगी। डन। तो इसका मतलब इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर आएगा 4s1 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखते, लेट अस सपोज कि अगर हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करते, तो हम अगर इस पे शील्डिंग निकालते कि इसको शील्ड कौन करेगा, तो हमारे हिसाब से तो सिर्फ ये करेंगे, ये तो करता ही नहीं, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि 4s1 से पहले कौन आ चुका होगा, ये सब। पहले आने का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाद में भरे जाएंगे, बट जब भर दिए तब तो डिस्टेंस में ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे पहले आएंगे न्यूक्लियस से। गॉट इट? तो इसका मतलब इसको ये भी क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिख के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। क्लियर है? इस पर हमें निकालना है, तो इस पर हमें निकालना है, तो इसका n कितना हो गया 4, और इस पर निकालना है तो शील्ड कितने करेंगे, ये सब। अब n4 वाले जितने शील्ड करेंगे उनसे कोई बचा ही नहीं, तो इसका मतलब 0.35 से तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं इस बार। अब बात करते हैं n-1 वाले। तो n-1 वाले मतलब 4 - 1 तीन वाले कितने हो गए हमारे पास, ये और ये 18। तो 18 कितने से मल्टीप्लाई होंगे, 0.85 से। गॉट इट? क्लियर है? और बचे जो n-2 या उससे पहले वाले बोले तो 8 और 2 10, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1 से। तो यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया 18 को अगर हम कर लें, देखो 18 में से 2 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 बचेगा। तो 2 इंटू में 0.85 1.7 होता है, तो 1.7 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 से। तो मेरे पास आ जाएगा 15.3। ठीक है, 15.3 और 10 कितना होता है, 25.3। तो ये आ गया टोटल सिग्मा। क्लियर है? जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है। तो 29 में से कितना माइनस कर देंगे, 25.3, तो पहुंचेगा कितना, आपके पास पहुंच जाएगा 3.7। दिस इज जेड इफेक्टिव, जो एक्सपीरियंस कर रहा है कौन से वाला इलेक्ट्रॉन, 4s वाला। गॉट इट? क्लियर? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक टाइप ये होता है कि जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम के आपको 2p पे निकालना है। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2। उसने बोला 2p पे निकालने को, 2p पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हमेशा जेड इफेक्टिव एक इलेक्ट्रॉन पे निकलता है, तो उसने 2p पे निकालने को बोल दिया। तो ध्यान रखना कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रीअरेंज्ड है, ऑब्वियसली रीअरेंज्ड है, पहले 1 वाले फिर 2 वाले फिर 3 वाले, ये ध्यान रखना पैटर्न क्या है, पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, फिर एनर्जी मतलब जैसे नॉर्मली आप करते हो उस चक्रव्यूह के अकॉर्डिंग, फिर उसको रीअरेंज करना है, फिर ये चीज़ लगेगी जो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है मैंने, तो इसमें आपको रीअरेंज करने की कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 ले लिया, और उसने बोल दिया 2p पे निकालने के लिए। तो सब कुछ अगर रीअरेंज हो चुका है, मतलब परफेक्टली अरेंज है, तो अगर उसने 2p पे बोल दिया निकालने को, तो ये 3s वाले वेस्ट हो जाएंगे, ये कोई शील्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पीछे आएंगे तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में तो आ ही नहीं सकते, तो ये वेस्ट हो जाएंगे। तो अब आपको 2p पे निकालने को बोल दिया, तो 2p पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे तो बचेगा कितना, 1s2 2s2 2p5, ये वो हैं जो शील्ड करेंगे, और जिस पे आप निकाल रहे हो उसका n कितना है, 2 है। तो 2 वाले कितने बचे आपके पास, 7 और बचे हैं, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 0.35 से। क्या बात समझते हो? ठीक है, डन, पक्का। और जो बचे आपके पास बाकी 2, वो हो गए n-1 वाले, तो वो 2 मल्टीप्लाई होंगे किससे, 0.85 से। गॉट इट? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2.45, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.7। ऐड करते हैं 5 1 4.15, ये आ गया टोटल सिग्मा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करें ना, थोड़ी बहुत मारे मिस्टेक हो सकती है, मतलब कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो, बट स्टिल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो जेड इफेक्टिव निकालना था 2p पे, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, z - सिग्मा। देखो न्यूक्लियस तो पूरा चार्ज ही लगा रहा है, तो z आज भी एटॉमिक नंबर ही रहेगा, दैट इज़ 12।
बट सिग्मा जो है वो कितना हो गया 4.15। ये दो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा लगाने में यूज़ ही नहीं हुए क्योंकि ये पीछे आ रहे थे। तो पीछे वाला क्या शील्ड करेगा भैया, शील्ड तो वो करता है ना जो मेरे और जहाँ मेरा टारगेट है उसके बीच में आए, जो मेरे पीछे खड़ा होगा वो मुझे शील्ड नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके से आया और यहाँ से आंसर आ गया आपके पास 7.85। गॉट इट। ठीक है, तो ये आपका चौथा टाइप का बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी के टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास जो है वो आयरन है, तो आयरन 26 होता है और उसके किसने बोल दिया कि किस पे निकालो 3p पे निकालो, किस पे निकालो 3p पे। ठीक है, डन। या ऐसे ले लो हाँ 3p पे निकालो क्योंकि हम s और p वाला कर रहे हैं ना, क्योंकि d नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो 3p पे निकालो। तो हमने कहा ठीक है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन होती है जब हम भरते हैं, मतलब जब नॉर्मली करते हैं। फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रीशफल करना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 फिर 4s2। गॉट इट, कर दिया रीअरेंज। अब बारी आएगी कि हमें निकालना किस पे, 3p पे। अगर 3p पे हमें निकालना है तो ये सब वेस्ट होगा, वेस्ट, ये कोई शील्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पीछे आएंगे। क्या बात समझते हो? गॉट इट, क्लियर है, ध्यान रखना है इस बात को। अब चलते हैं इन सब पे, इन सब की बात करते हैं। तो इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारे इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p के जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे वो 3p के छठे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, शील्डिंग करेंगे। कितनी शील्डिंग निकाल लेते हैं। जिस पे आप निकाल रहे हो उसका n कितना है, अब उसका n है 3, तो 3 वाले गिन लो। 3 वाले हमारे पास कितने हो गए 7, तो वो मल्टीप्लाई होंगे 0.35 से। गॉट इट। और जो आपके n-1 वाले बचे मतलब कि 2 वाले, वो कितने होंगे 8। 8 किससे मल्टीप्लाई होंगे 0.85 से। और जो उससे पहले वाले बच्चे वो किससे मल्टीप्लाई होंगे 1 से। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया आपका 1.7 इंटू में 4 6.8, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको डबल कर लेता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ 7 इंटू में 0.35 से हमारे पास अभी आया था थोड़ी देर पहले 2.45। अब सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, ठीक है, नहीं 10 नहीं 11.25, कितना आ गया 11.25। ठीक है, क्लियर है। 11.25 को बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है z में से और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो z इफेक्टिव जो है वो आ जाएगा z माइनस सिग्मा। z कितना है, अप्लाई तो पूरा ही कर रहा है, न्यूक्लियस तो पूरा ही चार्ज मार रहा है 26, और उसमें से माइनस कितना करना है 11.25, क्योंकि तो वेस्ट हो गए, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ये। ठीक है, तो 26 में से 11.25 गया तो बचे कितने 14.75। ओके, गॉट इट, क्लियर है। तो इतना z इफेक्टिव किसको मिला, आपके 3p के एक इलेक्ट्रॉन को मिला। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 4th टाइप का आपका न्यूमेरिकल जो आपके s और p इलेक्ट्रॉन्स वाले क्वेश्चन के लिए बन सकता है। डन, ओके, चलो आगे चलते हैं और अब d और f इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, मतलब कि जिस पे हम z इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो d और f का है। तो रूल्स फॉर d एंड f इलेक्ट्रॉन z इफेक्टिव, ठीक है, उनके लिए बहुत सिंपल सा रूल है। देखो, इलेक्ट्रॉन जिस n और l का होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो n और l होगा, उस वाले के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब n और l सेम वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बचे हुए जो हमारे शील्ड कर रहे हैं, उनको तो मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, और जो बचे रेस्ट वो मल्टीप्लाई जो अंदर है, मतलब कि जो शील्ड कर रहे हैं वो किससे मल्टीप्लाई होंगे 1 से। तो इसका मतलब जो ऐसे इलेक्ट्रॉन से जिनका जिस इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल रहे हैं z इफेक्टिव उनसे n और l मैच कर रहा है वो तो मल्टीप्लाई होते हैं 0.35 से, और उससे पहले जितने भी होते हैं वो सारे किससे मल्टीप्लाई होते हैं 1 से होते हैं। ख़त्म, रूल ही ख़त्म हो गया। तो चलो क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज हमने जिंक ले लिया, ठीक है, और जिंक के 3D पे निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं 3D, क्लियर है। तो कैसे करने का है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर इसको रीअरेंज करना है पहले, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। गॉट इट, क्लियर है। हमें किस पे निकालना है, हमें निकालना है जी 3D पे,
तो ये तो पीछे पीछे चला गया, तो ये वेस्ट हो गया। अब 3D पे अगर हमें निकालना है तो 3D के बचे 9, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेसिकली शील्ड करेंगे, क्योंकि D के एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमें Z इफेक्टिव निकालना है। जिस पे निकालना है उसका N कितना है 3 और L कितना है 2। आई होप आपको पता हो कि D के लिए L2 होता है क्वांटम नंबर्स के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डन। तो समझो, मतलब जिस पे आपको निकालना है उस ऑर्बिटल का, ठीक है ना, क्या बात समझते हो, उस ऑर्बिटल का और उस ऑर्बिट वाला का अगर जो मैच करता होगा इलेक्ट्रॉन, उसका जो आपका है इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं उसी और n, उस n वाले और इस l वाले को, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। उसके अलावा जितने बचते हैं वो 1 से मल्टीप्लाई होंगे। गॉट इट। तो कितने बचे, 6 2 8 14 16 18, तो ये 18 मल्टीप्लाई होंगे 1 से। और जो ये 9 है जिसका n 3 है, जो हमारे वाले इलेक्ट्रॉन से मैच कर रहा है, और d l है, मतलब d वाले है ना, तो L2 होगा, और इसका भी L2 है, मैच कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे किससे, 9 0.35 से। करके देख लेते हैं कितना आता है, 45 3.15, ठीक है, कितना 3.15, तो ये 18 इंटू में 1 18 और 3.15 कितना हो गया, 21.15 हो गया। गॉट इट, क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो अब हम Z इफेक्टिव निकाल देंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, 3D वाले पे। कितना आएगा भाई, चार्ज तो पूरा ही लगा रहा है न्यूक्लियस, तो 30 एटॉमिक नंबर होता है, माइनस आपका हो जाएगा 21.15, बोले तो 8.85। ओके डन। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ D और F वाले पे, फिर हम इसे एंड अप करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमें किसी ने बोला कि क्या लेंगे, वेनेडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेनेडियम। क्लियर है, ठीक है। चलो एक F वाला भी ले लेते हैं, F वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई F वाला हम एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज हम ले लेते हैं 64 गैडोलिनियम, फेमस होता है GD, ठीक है। 64 गैडोलिनियम को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। तो क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, फिर 5s2 5p6, ठीक है, और सॉरी 5s2 4d10 5p6, फिर 6h2 5d1 और 4f7 हाफ फिल्ड होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये क्योंकि लेंथेनॉइड्स में आता है तो इसलिए ns2 n-1 d0 से 1 बना गया, और फिर n-2 f1 to 14, ये वो स्पेशल चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हो गई, देख लेना 64 ही होंगे। यहाँ तक हमारे पास 10, यहाँ पर हमारे पास 18, यहाँ हमारे पास 36, यहाँ तक हमारे पास 54 56 57 और 64 हो गए। हमें किस पे निकालना है, हमें निकालना है 4f पे। किस पे निकालना है, 4f, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रीअरेंज। तो सबसे पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s 3p6 के बाद 3d10, ठीक है ना, 3d10 आएगा, फिर 4s2 4p6 फिर 4d10 फिर 4f7। इसके बाद जो भी बचे वो तो वेस्ट ही होंगे, क्योंकि 4f के बाद आएंगे ना, मतलब 5 वाले जितने भी होंगे सब वेस्ट है, क्योंकि 4 के बाद आएंगे तो 5 वाले वेस्ट, 5 वाले वेस्ट, तो 6 वाले भी वेस्ट। तो जो बचे उनमें से देख लेते हैं, यही सब बचे हैं। और इनमें से जो सबसे लास्ट पे आएगा वो 4f7 है, उससे पहले 4d है, उससे पहले 4p है, उससे पहले 4f, और उससे पहले 3d फिर 3p फिर 3s फिर 2p फिर 2s फिर 3s। मतलब ये तो वेस्ट ही होगा, इनको तो कॉन्फ़िगरेशन में लिखने का भी फ़ायदा नहीं होगा। वैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लिख देना, बट क्वेश्चन करने के लिए हमारा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें इस पर निकालना और इससे पीछे वाले सब वेस्ट हैं। गॉट इट, क्लियर है। तो चलो इसके एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो इसका मतलब जो बचे वो क्या बचे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो शील्ड करेंगे, क्योंकि एक 4f वाला 7 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने रख लिया। अच्छा, इसका n कितना है, n है जी 4, n कितना है 4, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 4f में होगा उसका n 4 है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और f के लिए l कितना होता है 3। गॉट इट, क्लियर है।
तो इसका मतलब 4f के जितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे जिस पे आप निकाल रहे हो उस ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे, बोले तो कितने बचे 6, वो मल्टीप्लाई होंगे कितने से 0.35 से, और बाकी जितने बचे चाहे वो किसी से बिलोंग करते हो वो किससे मल्टीप्लाई होंगे 1 से। तो 10, 16, 18, 28, 34, 36, 36 और 10 46, ये 46 जो मल्टीप्लाई होंगे किससे होंगे 1 से होंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 46 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0.7 इंटू में 3 2.1, तो ये हो गया 48.1। गॉट इट, क्लियर है? आई होप सो मैं सही रहा हूँ। 10, 18, 18 और हमारे पास ये हमारे पास हो गया 10, 12, 18, 28, 30, 36, 40, हाँ सही है ना, 48.1 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सिग्मा। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? अब क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव निकालेंगे। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 64, सिग्मा कितना है 48.1, तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया 15.9, कितना आ गया 15.9। क्लियर है? हाँ 50, 16, 14, 15.9, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली अप्लाई स्लेटर्स रूल टू बेसिकली कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। और एक बार जेड इफेक्टिव आ गया तो बेसिकली उससे फिर हम जो है बहुत सारे ट्रेंड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है? सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और जेड इफेक्टिव क्या एक्सप्लेन करता है वो हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और लास्ट में एक फाइनल कंपैरिजन करके चले जाते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में जो पॉइंट लिया था उसको प्रूव करने वाला कि नॉन मेटल्स में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो है साइज़ घटता है, और साइज़ घटने की वजह से ही आपका जो रीज़न होता है उसके पीछे वो जेड इफेक्टिव होता है। तो लेट अस सपोज एक हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन, उसके आगे होता है ऑक्सीजन, उसके आगे होता है फ्लोरीन। क्लियर है? इन तीनों का जेड इफेक्टिव कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से इन तीनों में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए और उसी की वजह से साइज़ घटेगा। तो लेट अस सी ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, क्या बात समझते हो? ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इसका z इफेक्टिव निकालेंगे तो z कितना होगा इसका 7, उसमें से सिग्मा माइनस होगा। इसका z कितना होगा 8, उसमें सिग्मा माइनस होगा। और इसमें क्या होगा z 9, उसमें सिग्मा माइनस होगा। तो इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। अगर भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है 2p वाला, उस पर अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा लगाएंगे कितने 1s2 2s2 और 2p2 लगाएंगे, ठीक है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन p में है तो s और p वाले रूल चलेंगे। तो जो n वाले हैं मतलब जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स में z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, n वाले कितने हैं टोटल 4। तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0.35 से, और उससे पहले वाले जो n-1 वाले हैं 2, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे 0.85 से। याद है ना, डी और f वाले में 0.85 का कोई सीन नहीं होता है, यहाँ या 0.35 होता है या तो 1 होता है, जबकि इनमें 0.85 भी होता है बीच में। क्लियर है? और एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वो भी याद रख लेना 0.30 वाला जो स्पेशल केस सबसे पहले करा था, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 0.7 इंटू में 2 मतलब कि आपका आ गया 1.4 और 0.85 ये आ गया 1.7। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3.1। क्लियर है? कितना आ गया 3.1। तो 7 में से माइनस किया हमने 3.1 क्योंकि ये सिग्मा है, सिग्मा हमने निकाला है, ठीक है। ये हमारा z है, ये हमारे पास सिग्मा है। तो हमारे पास z इफेक्टिव कितना आएगा, z इफेक्टिव आएगा हमारे पास 3.9। कितना आया 3.9। गॉट इट? क्लियर है? अच्छा ध्यान दिया आपने कि ये s इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसमें d वाला रूल नहीं चल रहा है। d वाले रूल में 2 चीज़ें आती हैं 0.35 और 1, जबकि इसमें 3 चीज़ें आती हैं 0.35, 0.85 और 1। वो अलग बात है जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें 1 का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम n और n-1 में ही ख़त्म कर देंगे, n-2 और उससे बियॉन्ड तो जाएंगे ही नहीं। गॉट इट? तो अब हमारे पास नाइट्रोजन का निकल चुका है z इफेक्टिव। अगर हमारा ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव इससे ज़्यादा आ गया तो हेंस ये प्रूव्ड हो जाएगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी कौन सी हो सकती है, जेड इफेक्टिव। चलो देखते हैं कि क्या हमारी किस्मत हमारा साथ देती है या नहीं। तो 1s2 2s2 2p4 कि 2p4 वाले पे इलेक्ट्रॉन मतलब इफेक्टिव निकालना है तो बचेंगे 2p3 जो हमारे को क्या देंगे शील्डिंग, क्योंकि 2p4 पे तो हम निकालने जा रहे हैं, मतलब 2p के एक इलेक्ट्रॉन पे हम निकालने जा रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे हम निकालने जा रहे हैं उसका n कितना है 2। गॉट इट? तो 2 वाले कितने हमारे पास 5, तो 5 मल्टीप्लाई होगा किससे 0.35 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 0.85 से। तो 0.85 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 1.7 आ गया, और 0.35 से मल्टीप्लाई होगा 5
तो एक तरीके से 4 जिससे मल्टीप्लाई होता है उससे 1.4 आया था, उसमें 0.35 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 1.75। टोटल करेंगे, टोटल करके हमारे पास आएगा 5 और 4 और हमारे पास आ जाएगा 3.45। अगर हम 3.45 को माइनस करेंगे 8 में से, क्योंकि ये सिग्मा है और ये क्या है z, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.55 एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि z इफेक्टिव बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज़्यादा जा रहा है, तो वो खिंच के रहेगा, खिंच के रहेगा मतलब साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। गॉट इट? ठीक है। अब एक चीज़ आपस में कंपेयर हो जाए, क्या पता तुक्का लग गया हो, पर फ्लोरीन भी अगर ऐसा कर गया तो इसका मतलब हेंस कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल श्योर है, क्योंकि तुक्का एक बार लगता है, हमेशा नहीं लगता। ठीक है, चलते हैं। तो इसका निकालते हैं z इफेक्टिव। तो z तो हमने लिखा ही हुआ है 9। जो हमारे पास क्या बोलते हैं सिग्मा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिग्मा के बारे में बात करते हैं तो सिग्मा 2p5 पे निकालना है, तो बचेंगे 2p4 जो क्या करेंगे शील्डिंग देंगे। तो हमारे पास जो n वाले बचे, क्योंकि 2p पे निकाल रहे हो तो उसका n कितना है, जिस इलेक्ट्रॉन पे आप निकाल रहे हो उसका n है 2, तो 2 वाले कितने पास बचे 6 इंटू में कितना हो जाएगा 0.35, और उससे पहले हमारे पास कितने हैं 2, वो कितने से मल्टीप्लाई होंगे 0.85। 1 से मल्टीप्लाई होने वाला तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि n-1 से आगे तो आप जा ही नहीं रहे ना, क्लियर है। n-2 पे जाते तो 1 आता, तो वो तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व इसका। तो फिर दोबारा 1.7 और इसका आ जाएगा एक और, मतलब 0.7 इंटू में 3 2.1 ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 3.8। क्लियर है। 9 z है इसका, सिग्मा कितना आ गया 3.8, तो हमारे पास आ गया 5.2। इसका z इफेक्टिव और बढ़ गया, और z इफेक्टिव बढ़ गया मतलब कि साइज़ छोटा हो गया, क्योंकि z इफेक्टिव का मतलब होता है आखिरी के इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियर ने चार्ज अप्लाई किया इफेक्टिवली। डन। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ z इफेक्टिव। गॉट इट? तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था z इफेक्टिव पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हायर लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल पे इसका कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अब हम सीधा सीधा बोल देंगे अपने आगे आने वाले लेक्चरों में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज छोटा आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, z इफेक्टिव। गॉट इट? तो दिस इज़ वेरी गुड लेक्चर ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ आपका z इफेक्टिव। क्लियर है। और इसमें आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल प्ले देखा। ठीक है, और स्लेटर्स रूल था जिसने आपको सिग्मा निकालना सिखाया, और सिग्मा एक बार निकल गया तो z इफेक्टिव निकल जाता था। क्लियर है, z इफेक्टिव का फॉर्मूला पता चल गया आपको। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट्स ओवर।